साथ हुमायूं की प्रतिस्पर्धा के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि मुगल वंश 1526 से 1857 तक सत्ता में रहा और इस सत्ता के संस्थापक शासक बाबर का पुत्र हुमायूं रहा, जिसका शासनकाल 1530 से 1556 रहा और शासन के प्रारंभिक वर्षों में ही उसे शेर खान के साथ प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। हम इस वीडियो लेक्चर में शेर खान के साथ मुगल शासक हुमायूं की प्रतिस्पर्धा और इस विषय में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए हम विभिन्न विषयों की सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करें। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में परिचर्चा करेंगे, जिसमें हम पृष्ठभूमि के बारे में परिचर्चा करेंगे हुमायूं की। उसके बाद पुनः हम शेर खान के साथ प्रतिस्पर्धा के विभिन्न चरण या विभिन्न युद्धों के बारे में परिचर्चा करते हुए, जैसे चौसा की लड़ाई होती है जो 1539 में बहुत निर्णायक सिद्ध होती है और चौसा की लड़ाई ही कन्नौज की लड़ाई के इतिहास को लिखती है कि किस प्रकार चौसा की लड़ाई ने कन्नौज में हुमायूं को पराजित कर दिया था 1 साल पहले ही। और अंत में हम यह भी समझने का प्रयास करेंगे कि शेर शाह के खिलाफ हुमायूं अंततः असफल क्यों रहा या किन कारणों से असफल रहा। इस प्रकार हम इस वीडियो लेक्चर के तहत ये समझने का प्रयास करेंगे कि अफगान शासक शेर खान के साथ किस तरीके से हुमायूं की प्रतिस्पर्धा रही और अंततः किन कारणों से वह प्रतिस्पर्धा में पराजित हुआ। आइए एक एक करके वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हुमायूं का जन्म 1508 में काबुल में हुआ। उसके पिता बाबर थे और महाम बेगम उसकी मां थी। उसके 3 भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। इन तीनों में उसने साम्राज्य का विभाजन किया, जो उसकी एक भूल थी। उसका राज्याभिषेक 1530 में कर दिया गया था आगरा में। उसकी मृत्यु 1556 में होती है। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसका मकबरा वर्तमान में दिल्ली में बना हुआ है। यह एक सामान्य जानकारी थी हुमायूं के बारे में। अब हम इस वीडियो लेक्चर के मुख्य बिंदु पर आते हैं कि शेर शाह के साथ किस प्रकार की उसकी प्रतिस्पर्धा रहती है। जब हुमायूं बहादुर शाह के खिलाफ लड़ने में व्यस्त था तो शेर खान ने बिहार में अपनी स्थिति बहुत मजबूत कर ली थी। वह दक्षिणी बिहार की मालिक बन चुका था। चुनार के किले की वह मजबूती से कब्जा कर चुका था और ज़्यादातर अफगान रईस अब उसके नेतृत्व में एकत्र हो चुके थे। बंगाल में नुसरत शाह की मृत्यु हो गई थी और उसके उत्तराधिकारी महमूद शाह एक अयोग्य शासक था और शेर शाह क्या वह एक कठपुतली शासक बन चुका था। इसने शेर खान को बंगाल की कीमत पर अपनी शक्ति को मजबूत करने का और मौका दिया और 1526 में शेर शाह ने बंगाल पर हमला किया और अपनी राजधानी गौर को घेर लिया। महमूद शाह को 13 लाख दिनार देने के लिए मजबूर किया। 1537 में उसने बंगाल पर फिर से आक्रमण किया और तभी हुमायूं ने महसूस किया कि शेर खान को बस में करना आवश्यक है। वस्तुतः 1532 से लेकर 1537 के 5 वर्षों में शेर खान ने धीरे धीरे करके अपनी ताकत, पैसे और सैन्य बल दोनों ही स्तर पर बढ़ा ली थी और दूसरी तरफ से हुमायूं उसके प्रति लापरवाह रहा और इसका परिणाम ये रहा कि शेर खान की शक्ति बढ़ती चली गई और हुमायूं ने जब वह बहुत अधिक शक्तिशाली हो चुका था तब महसूस किया कि शेर शाह को उसे कब्जे में रखना चाहिए। जुलाई 1537 में हुमायूं बिहार की ओर बढ़ा। सबसे पहले चुनारगढ़ की घेराबंदी की। हुमायूं 6 महीने के बाद किले पर कब्जा कर सकता था और इस बीच शेर खान ने गौर पर कब्जा कर लिया था और उसका सारा खजाना ही लूट लिया था, जिसे उसने रोहतासगढ़ के किले में सुरक्षित स्थिति में पहुंचा दिया था। इस प्रकार हुमायूं ने चुनारगढ़ की घेराबंदी में अपना बहुमूल्य समय गंवा दिया और समय गंवाने के साथ साथ शेर शाह को यह अनुमति मिली कि किस तरीके से वह धन संसाधनों को एक जगह एकत्र कर सकता है। हुमायूं बनारस पहुंच चुका था और शांति के लिए शेर खान से बातचीत शुरू कर दी थी। यह सहमति हुई और बंगाल का प्रांत शेर खान को मुगलों की अधीनता में सौंप दिया जाएगा। वह सालाना 10 लाख रुपए का भुगतान करेगा, जबकि बिहार को मुगलों के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के पहले महमूद शाह एक दूत और आया और हुमायूं से अनुरोध किया कि वह अपने मालिक को बचाने के लिए बंगाल पर हमला करे।
हुमायूं ने शेर खान के साथ वार्ता को तोड़ दिया और बंगाल की ओर चल दिया। शेर खान ने अपने बेटे जलाल खान को हुमायूं के आगे बढ़ने में देरी के लिए नियुक्त किया। जलाल खान ने सफलतापूर्वक अपने मिशन में सफलता हासिल की और अपने पिता के पास वापस लौट गया, जिन्होंने बंगाल में सफलतापूर्वक अपना अभियान समाप्त किया और बिहार लौट आए। इसीलिए हुमायूं को बंगाल पर कब्जा करने में कोई कठिनाई नहीं हुई। इतिहासकार डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार हुमायूं ने बंगाल में 8 महीनों का बहुत कीमती समय बर्बाद कर दिया और दिल्ली, आगरा या बनारस के साथ अपने संचार साधन बनाए रखने में असफल रहा, और यही वस्तुतः महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण हुमायूं शेरशाह से पिछड़ता हुआ चला गया। जबकि डॉक्टर R.P. त्रिपाठी ने इस विषय को अलग तरीके से देखा है कि बंगाल में आदेश स्थापित किया गया और अपनी सेना को उसने मजबूत किया, और 8 महीने तक बंगाल में रहने के कारण हुमायूं कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने बहुमूल्य समय को गवा दिया है। इस बात पर डॉक्टर R.P. त्रिपाठी और A.L. श्रीवास्तव दोनों ही सहमत है। इन महीनों के दौरान शेर खान ने उत्तर प्रदेश के कड़ा, बनारस, संभल आदि पर कब्जा कर लिया और चुनारगढ़ और जौनपुर की घेराबंदी कर ली थी। उसने हुमायूं के आगरा लौटने के मार्ग को भी अवरुद्ध कर दिया था। कुछ महीनों के बाद जब शेर खान और उसके भाई हिंदाल की गतिविधियों की खबरें आई तो उन्होंने खुद को आगरा के सम्राट घोषित कर दिया और हुमायूं उसे प्राप्त किया। उसने बंगाल में 500 सैनिकों के साथ जहांगीर कुली बेग को छोड़ दिया और 1539 में आगरा की ओर चल दिया। हुमायूं ने ग्रैंड ट्रंक रोड का रास्ता अपनाया, जो दक्षिण बिहार से होकर गुजरती थी और शेर खान के नियंत्रण में रहती थी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार यह एक बड़ी गलती थी, लेकिन डॉक्टर R.P. त्रिपाठी के मतानुसार यह सबसे उचित मार्ग था, क्योंकि यह मुगलों के लिए जाना जाता था और उन्होंने चौरगढ़ तक ले जाता था, जहां मुगल अभी भी अफगान हमलावरों के खिलाफ लड़ रहे थे। हालांकि हुमायूं को गंगा नदी एक बार फिर से पार करने के लिए मजबूर किया गया और वे बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के पास चौसा नामक स्थान पर पहुंच चुका था और शेर खान भी वहीं पर था। 3 महीने अप्रैल से लेकर लगभग जून तक दोनों सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने खड़ी रही। शांति समझौते के लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन उनमें कोई मार्ग नहीं निकला या विशेष कोई सफलता नहीं मिली। शेर खान ने जानबूझकर ये 3 महीनों का समय लिया। उसने बारिश का इंतजार किया, क्योंकि उसने देख रखा था कि मुगल सेना एक ऐसे क्षेत्र में है जो निचला क्षेत्र है और वहां बारिश समस्या पैदा करेगी। गंगा व कर्मनासा नदियों के बीच की कम भूमि या निचले क्षेत्र में हुमायूं ने डेरा डाला था और वास्तव में बारिश शुरू होने वाली थी। 25 जून को उन्होंने मुगल सेना को आभास दिया कि वह बिहार के एक आदिवासी प्रमुख के अधीन करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसने 26 जून के शुरुआती घंटों में 3 तरफ से मुगल सेना को घेर लिया और अपनी वह इस व्यूह रचना में कामयाब रहा। मुगल पूरी तरीके से आश्चर्यचकित हो चुके थे। पूरी सेना नष्ट हो गई और हुमायूं ने सिर्फ गंगा नदी में डुबकी लगाकर और जलवाहक निजाम की मदद से उसे पार करके अपनी जान बचाई। शेर खान ने खुद को सुल्तान घोषित किया और बंगाल की लड़ाई के बाद शेर खां की उपाधि धारण की और उसने बंगाल पर भी कब्जा कर लिया और फिर कन्नौज लौट आया। जब शेरशाह पूरब में अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे, तब हुमायूं और उसके भाइयों ने आगरा में अपना समय बर्बाद किया और हुमायूं ने उदारता से न केवल अपने भाई हिंदाल बल्कि विद्रोहियों को भी क्षमा कर दिया था। सुल्तान मिर्जा फिर भी भाई आपस में एकजुट नहीं हो सके और कामरान बीमार पड़ गया और उसे शक हुआ कि हुमायूं उसे धीरे धीरे जहर दे रहा है। इसीलिए वह अपनी सेना के बड़े हिस्से के साथ लाहौर के लिए रवाना हुआ और मुगलों ने निश्चित रूप से मालवा को अफगान से हराया, जो शेरशाह के द्वारा उनके बेटे कुतुब खान के अधीन भेजा गया था। लेकिन वे शेरशाह के खिलाफ कोई प्रभावी उपाय करने में विफल रहे। हालांकि अंत में हुमायूं पूरब की ओर बढ़ा और कन्नौज के पास पहुंच गया, जहां शेरशाह ने पहले ही अपना डेरा जमा लिया था। बिलग्राम या कन्नौज की लड़ाई, इस बार भी दोनों सेनाओं ने 1 महीने से अधिक समय तक एक दूसरे का सामना किया। फिर 17 मई 1540 को जब मुगल खुद को एक उच्च मैदान में स्थापित कर रहे थे तो शेरशाह ने उन पर हमला कर दिया और मुगलों ने बहुत संघर्ष किया, लेकिन वह अंततः हार गया और हुमायूं फिर भागकर चला गया। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के बीच में डिसाइडेड रहा, निर्णायक रहा। हुमायूं आगरा तक पहुंच सकता था, लेकिन उसने
पीछे हटना ज़्यादा उचित समझा। शेर शाह ने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया और इस प्रकार अफगानों ने मुगलों के हाथ दिल्ली का सिंहासन छीन लिया। हुमायूं पहले लाहौर गया, फिर सिंध और अंत में फारस के शाह के दरबार की शरण लेने के लिए भारत छोड़ दिया उसने। इस प्रकार हम उन कारणों के बारे में अब अंत में चर्चा करते हैं जिन कारणों के कारण हुमायूं अंततः असफल रहा और शेर शाह ने हुमायूं को पराजित करने में सफलता प्राप्त की। इसके कई कारण थे। परिणाम स्वरूप शेर शाह के खिलाफ हुमायूं की विफलता हुई। आधुनिक इतिहासकारों में डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी है जिन्होंने हुमायूं के प्रति सहानुभूतिपूर्ण विचार रखा है। उन्होंने कहा है, त्रिपाठी ने, कि उनकी भाइयों के विरोध और चरित्र की कमजोरी के रूप में उसकी विफलता के कारणों को कई इतिहासकारों ने अत्यधिक अतिरंजित किया है जो उसके साथ अन्याय है। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को अपने भाइयों में बांट दिया था जो उसकी शुरुआती भूल रही, क्योंकि यह तीमरेड्स के बीच की परंपरा थी और अगर उसने ऐसा नहीं किया होता तो भाइयों के बीच में गृह युद्ध की पूरी संभावना थी। वह समय था जब गुजरात की विजय के बाद मांडू में और बंगाल की विजय के बाद गौर में गुजरा और आराम से उसने समय नहीं गुजारा, बल्कि इन राज्यों को विजित करने के बाद उसने प्रशासन आयोजन करने में वह लग गया था। उसके भाइयों में कामरान ने उनके शासन के पहले 10 वर्षों तक उनके खिलाफ कुछ नहीं किया। हालांकि साम्राज्य की रक्षा के लिए हुमायूं की क्षमता में विश्वास खो दिया, इसीलिए उसने अपने प्रांतों की रक्षा करने के लिए उसे छोड़ दिया। अस्करी ने हुमायूं के खिलाफ कभी विद्रोह नहीं किया। इसके विपरीत में हमेशा उसने महत्वपूर्ण युद्धों में हुमायूं की तरफ से था। कामरान के साथ जाने के लिए हुमायूं को छोड़ दिया गया क्योंकि वह उसका सगा भाई था। इसके अलावा उसने हुमायूं को फारस में भागने का मौका दिया और उसकी अनुपस्थिति में अपने बेटे अकबर की देखभाल की। हिंदाल के पास एक कमजोर व्यक्तित्व था। उसने ज्यादातर समय दूसरों के प्रभाव में हुमायूं के खिलाफ विद्रोह किए, फिर भी हुमायूं को वह प्यार करता था और अंततः उसकी खातिर लड़ता हुआ वह मारा भी गया था। बेशक अगर कामरान और हिंदाल चौसा की लड़ाई से पहले हुमायूं के समर्थन में गए होते तो शायद हुमायूं शेरशाह के विरुद्ध सफल हो सकता था, लेकिन उस समय उसकी उपेक्षा के कारण बुरे इरादों की बजाय उसकी मिक्स कल्चर का कारण अधिक था। इसी तरह हुमायूं के चरित्र में बहुत कुछ भी गलत नहीं था। वह अफीम का आदी था, लेकिन बाबर को अफीम, शराब आदि की लत की तुलना में यह कुछ भी नहीं था। हुमायूं बहादुर सैनिक और अनुभवी जनरल था, इसलिए उसके चरित्र और उसके भाइयों के विरोध को उसकी विफलता का प्रमुख कारण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। हुमायूं की विफलता का एक प्रमुख कारण यह था कि दुश्मन के पास एक समान प्रभावी तोपखाना था और यह महत्वपूर्ण कारण था। फिर भी हुमायूं शेरशाह की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर और अधिक अनुभवी सैन्य कमांडर था। फिर भी हुमायूं एक नुकसान उसकी आर्थिक कठिनाइयां थी। उसने अपनी पिता से विरासत में मिली थी, राजस्व खाली हो चुका था उदारता के कारण और युद्धों के कारण। इसके अलावा हुमायूं एक बैड लक वाला आदमी भी दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार की घटनाओं से हमें यह पता चलता है। उसने गुजरात और मालवा को खो दिया क्योंकि टार्डी बेग ने अस्कारी का समर्थन करने से इनकार कर दिया और बंगाल के महमूद शाह कुछ महीनों के लिए भी शेरशाह के खिलाफ अपना बचाव करने में विफल रहा। फिर बारिश ने कन्नौज की लड़ाई से पहले मुगल सेना को परेशान किया। हुमायूं भी पुरुषों और परिस्थितियों का एक गरीब न्यायाधीश था। उसका राजनयिक के रूप में बाबर या शेरशाह से कोई मुकाबला नहीं था। इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने यह समझने का प्रयास किया कि शेर खान के साथ किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा हुमायूं की थी और अंततः कन्नौज और चौसा के युद्ध में वह पराजित हुआ और किन कारणों से पराजित हुआ, इनके बारे में हमने विस्तृत परिचर्चा की।